ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर की हमारे पास अब लास्ट वीडियो है। आपको बताया हम लोगों ने हर जगह पे पढ़ा कि कोई भी मसला होगा, कैंसर है, हाइपरथायराइडिज्म है, सिंपल गोइटर है, तो हम थायराइडेक्टमी करेंगे, थायराइडेक्टमी करेंगे, थायराइडेक्टमी करेंगे। तो अब सवाल ये है कि थायराइडेक्टमी कैसे करेंगे। सो बात ये करते हैं बेटे कि मोस्टली हम लोगों ने ये तब करनी होती है जब पेशेंट जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ होता है, टॉक्सिक गोइटर होता है, जैसे कैंसर है उन वगैरह में भी T3 T4 ज़्यादा बनता है। तो कुछ प्री रिक्विजिट है थायराइडेक्टमी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ये है कि प्री ऑप पेशेंट को आपने प्रिपेयर करना है। अब प्री ऑप कैसे प्रिपेयर करना है, हमारा मेन एम ये होता है कि हमने उसको यूथायरॉयड बनाना है, यानी हमने उसके जो T3 एंड T4 के लेवल्स हैं वो विद इन नॉर्मल लिमिट लेकर आने हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग सर्जरी T3 T4 ऑलरेडी ज़्यादा है और फॉलिकल्स डैमेज होंगी, तो मज़ीद T4 रिलीज़ होगा, तो एक थायरोटॉक्सिकोसिस स्ट्रॉम क्रिएट हो जाता है बॉडी में। वो भी कैसे ओवरकम करना है आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उसमें हाइपर पायरेक्सिया स्टार्ट हो जाता है और डिहाइड्रेशन एंड डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो इसलिए हमने पेशेंट को पहले यूथायरॉयड बनाना है ना। यूथायरॉयड बनाने के लिए हम क्या करें, चूँकि T3 T4 ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग्स देंगे। एंटी थायरॉयड ड्रग में आपने याद रखना है जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ कार्बिमोजोल। नॉर्मल पेशेंट में अगर प्रेग्नेंट होगी तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। हम 10 mg TDS यानी दिन में 3 बार देते हैं। तकरीबन 8 से 12 वीक्स के लिए पेशेंट के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं और फिर हम इसको 5 mg देना शुरू करते हैं टिल सर्जरी। नंबर 2 बेटे ये भी होता है कि पेरिफेरी में T4 आके T3 में कन्वर्ट होता है और हमने कहा था वो ऑर्गन्स के ऊपर तकरीबन वो सारे इफेक्ट करता है जो सिम्पैथेटोमिमेटिक इफेक्ट है। सो मुझे इस पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करना है और एंड ऑर्गन इफेक्ट को भी रोकना है, तो इसके लिए हम बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल जो है वो 40 mg देना शुरू करते हैं। साथ में हम लोग पेशेंट को आयोडीन भी देते हैं टू रिड्यूस द वस्कुलरिटी एंड द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड, तकरीबन सर्जरी से 10 दिन पहले, ठीक है। सो 10 डेज बिफोर सर्जरी। तो हमने पेशेंट को यूथायरॉयड प्रिपेयर करना है कैसे, कार्बिमोजोल देना है, प्रोपेनोलॉल देना है और आयोडीन देना है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम लोग पेशेंट की सर्जरी करने लगे। सर्जरी में बेटे सबसे पहले हम लोग इसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के बाद बस आपने पॉइंट्स याद रखने हैं और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि OT में जाया करें, सर्जरीज देखा करें या यूट्यूब पे देख लिया करें, फिर ना आपकी एक विजुअल मेमोरी ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हमने जनरल एनेस्थीसिया के बाद उसकी पोजीशन सेट करनी है। इस पोजीशन को बेटे हम रोज़ पोजीशन या एक इसका फ़नी सा नाम है, इसको हम कहते हैं डॉग बार्किंग पोजीशन। क्या कहते हैं, डॉग बार्किंग पोजीशन। इसमें बेसिकली हमने करना क्या होता है कि हम उसका जो हेड होता है उसको एक्सटेंड करते हैं, तकरीबन 30 डिग्री जो है वो हेड को अप कर देते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये करते हैं कि उसके शोल्डर्स के पीछे तकिया वो रख देते हैं, तौलिया वगैरह रख देते हैं, टॉवल वगैरह। आप लोग अगर देखें गूगल पे या यूट्यूब पे तो आपको नज़र आ जाएगी व्हाट इज़ रोज़ पोजीशन एंड डॉग बार्किंग पोजीशन। अब इस पोजीशन का हमें फ़ायदा तो ये होता है, एडवांटेज तो ये होता है कि वहाँ पे ना एक ब्लड लेस फील्ड क्रिएट हो जाती है, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हेमरेज नहीं होगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि इस पोजीशन की वजह से एम्बोलिज्म का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। सो उसको हमने ओवरकम करना है। सो सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपने जनरल प्री ऑप में उसको यूथायरॉयड किया, जनरल एनेस्थीसिया दिया, पोजीशन सेट कर दी। अब पोजीशन सेट करने के बाद ज़ाहिर है मैंने क्या देनी है बेटे, इंसीजन देनी है ना। सो इंसीजन हम कहाँ देते हैं, वो कहते हैं तकरीबन इफ़ ये आपका ग्लैंड नेक है तो यहाँ ना हम हॉरिजॉन्टल इंसीजन देते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर की। सो 4 to 5 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल इंसीजन देनी है। अब ये इंसीजन देनी का है ना, हम इसका लैंडमार्क 2 लैंडमार्क आप याद रख सकते हैं। या तो हम कहते हैं कि जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है ना उससे 1 सेंटीमीटर बिलो, या हम कहते हैं जो सुप्रास्टर्नल नॉच होती है इस नॉच से 2 सेंटीमीटर ऊपर। सो क्रीकॉइड कार्टिलेज से 1 सेंटीमीटर बिलो इंसीजन दे सकते हैं या सुप्रास्टर्नल नॉच से 2 सेंटीमीटर ऊपर 4 to 5 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल इंसीजन दे दी। अब जाहिर इंसीजन देने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने एनेस्थीसिया दिया, पोजीशन सेट की और इंसीजन दे दी, ठीक है बेटे ना। इंसीजन देने के बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, इंसीजन देने के बाद हमने स्किन और जो सब प्लेटिज्मल फ्लैप्स है ना उनको रेस करना है, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले इंसाइज करना है सबक्यूटेनियस टिश्यू को और प्लेटिज्मा को शार्पली इंसाइज कर दिया। मैं मार्कर ये कर देती हूँ, ओके। सो वेट अ मिनट, ओके। सो हमने इंसीजन दे दी और इंसीजन देने के बाद हमने क्या किया बेटे कि आपका नीचे जितनी भी स्किन थी और उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू था और उसके बाद जो प्लेटिज्मा था उसको हमने क्या कर दिया, शार्पली इंसाइज कर दिया। अब इसको इंसाइज करने के बाद आपने याद रखना है हमने सब प्लेटिज्मल फ्लैप्स जो हैं वो रेज करने होते हैं। सब प्लेटिज्मल फ्लैप यानी फ्लैप का मतलब होता है जो चमड़ा सा है ना, चमड़ा सा, उसको हमने ऐसे उधेड़ के ऊपर करना है और नीचे करना है ताकि नीचे से हमारा एरिया एक्सपोज होना। तो ये जो सब प्लेटिज्मल फ्लैप होता है सुपीरियरली हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं और इन्फीरियरली कहाँ तक, तो वो कहते हैं सुपीरियरली हम ये फ्लैप रेज्ड करते हैं
टिल द थायरॉयड कार्टिलेज, और अगर हम इन्फीरियरली देखेंगे तो हमें सुप्रास्टर्नल नॉच जो है वहाँ तक इन फ्लैप्स को ऐसे और ऐसे उधेड़ना है ना स्किन को। अब नीचे हमारे पास जो एरिया आता है उसमें हमारे पास आती है मीडियन रेफी। तो हमने क्या करना है बेटे, नेक्स्ट इंसाइज करना होता है। मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई वीडियो दिखाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। मेरी वो उसके ऊपर ना टाइम लाइन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जब भी कोई वो ऐसे खून नुमा चीज़ शेयर की जाए। सो हम इंसाइज करेंगे किसको बेटे, मीडियन रेफी को इंसाइज करेंगे। मीडियन रेफी को इंसाइज करने के बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं स्ट्रैप मसल्स। अब ये जो स्ट्रैप मसल्स हैं हम इनको मोबिलाइज भी कर सकते हैं या इनको कट भी कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर तो गोइटर स्मॉल है ना तो फिर सिर्फ हम इनको क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं या ऐसे मोबिलाइज करते हैं। लेकिन अगर वो लार्जर है तो फिर हम इनकी इंसीजन करते हैं और इनको क्या करते हैं, स्ट्रैप मसल्स को डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से हमें जो हमारा बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है वो नज़र आ जाए। ठीक है, सो हमने स्ट्रैप मसल्स को इंसाइज किया, इनको लेटरली रिट्रैक्ट किया। इनको जब लेटरली रिट्रैक्ट करेंगे तो उसके नीचे हमारा जो ग्लैंड है वो हमें विजुअलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे उसकी एनाटॉमिकल चीज़ें अप्लाई होनी, आई होप कि आपको याद होंगी कि इसके पास सुपीरियर वेसल्स होती हैं, इन्फीरियर होती है और मिडल होती है। तो यहाँ तक बेटे आपको याद है कि हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, इंसीजन दी, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड प्लेटिस्मल जो है उसको इंसाइज किया, सब प्लेटिस्मल फ्लैप ऊपर एंड नीचे रेज किए। मीडियन रेफी को हम इंसाइज करते हैं और जो स्ट्रैप मसल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं तो नीचे ग्लैंड एक्सपोज हो जाता है। अब जब ग्लैंड एक्सपोज हो जाता है तो यहाँ आपने सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट समझनी है, फिर ख़त्म हो जाएगी सर्जरी। तो सबसे पहले मिडल थायरॉयड वेन जो है ना फर्स्ट वेसल होती है जिसको हम लाइगेट करते हैं। इसको इसलिए लाइगेट करते हैं, एक तो ये कंपैरेटिवली बाकियों से शॉर्टर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस वेन के पोस्टीरियरली हमारे पास पड़ी हुई होती है रिकरेंट लरेंजियल नर्व। ये रिकरेंट लरेंजियल नर्व आपकी वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है, आपने इसको डैमेज नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व। एंड पे पूछूंगी 3 जगहों पे हमने रिकरेंट लरेंजियल नर्व का ख्याल रखना है। सो फर्स्ट थिंग जो है वो आपके पास मिडल थायरॉयड वेन है। अब कहते हैं मिडल थायरॉयड वेन के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने इस थायरॉयड वेन की इवल्जन कर दी तो एम्बोलिज्म हो जाएगा। सो आपने इसकी इवल्जन नहीं होने देनी। ठीक है, इसके पोस्टीरियरली रिकरेंट लरेंजियल नर्व है। नाउ सेकंड चीज़ है सुपीरियर थायरॉयड वेसल्स। हमने क्या करना है कि जो ग्लैंड का सुपीरियर पोल है उसको आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है और वहाँ पे जो सुपीरियर थायरॉयड वेसल्स हैं कि जिसके अंदर सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी भी आती है, वेन्स भी आती है। नंबर 2 हमने इनको लोकलाइज करना है और इनको लाइगेट करना है। इनकी जो लाइगेशन हमने करनी होती है वो यूजुअली हम ग्लैंड के बिल्कुल क्लोजली करेंगे, क्लोज टू द ग्लैंड करेंगे ताकि हम इंजर ना कर दें कहीं सुपीरियर रिकरेंट सुपीरियर एक्सटर्नल लरेंजियल नर्व को। ठीक है, सो इन क्लोज टू द ग्लैंड हम इसकी लाइगेशन करते हैं सो एज टू अवॉइड द इंजरी टू सुपीरियर एक्सटर्नल लरेंजियल नर्व। तो यहाँ हमने किसको प्रिजर्व करना है, सुपीरियर एक्सटर्नल लरेंजियल नर्व को। नाउ लास्ट थिंग आती है इन्फीरियर थायरॉयड वेसल्स। इन्फीरियर थायरॉयड वेसल्स में इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी और इन्फीरियर थायरॉयड वेन है, इन दोनों को ना हम सेपरेटली लाइगेट करते हैं और इसी इन्फीरियर पोल के अलोंग रिकरेंट लरेंजियल नर्व गुजरती है। सो यहाँ पे भी हमने रिकरेंट लरेंजियल नर्व को इंजर नहीं करना, उसको प्रिजर्व करना है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी है इसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है ना वो होती है पैराथायरॉयड आर्टरी। वो पैराथायरॉयड आर्टरी सप्लाई करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। तो इसकी भी लाइगेशन बिल्कुल ग्लैंड के क्लोजली हम करते हैं ताकि जो सप्लाई है टूवर्ड द पैराथायरॉयड ग्लैंड वो इतनी इफेक्ट ना हो। अगर इफेक्ट हो गई तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर इस्कीमिया और इन्फेक्शन स्टार्ट होगा और पेशेंट को हमेशा के लिए हाइपोकैल्सीमिक हम बना देंगे। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो जब इन्फीरियर थायरॉयड वेसल्स को हम लोकलाइज कर रहे हैं, उनको लोकेट कर रहे हैं, उनको लाइगेट कर रहे हैं, तो हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक तो इन्फीरियर थायरॉयड वेसल्स या इन्फीरियर थायरॉयड पोल के अलोंग रन करती है रिकरेंट लरेंजियल नर्व, उसको भी प्रिजर्व करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी टर्मिनल ब्रांच पैराथायरॉयड आर्टरी है उसको भी प्रिजर्व करना है सो एज टू अवॉइड इन्फेक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये बातें आपने याद रखनी है। नाउ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई कि आपने सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स वगैरह को तो बचा दिया। अब ये जो बेटे ग्लैंड है ना, मैं थ्रेटिकली बना रही हूँ, पीछे होता है बेरीज लिगामेंट और यहाँ होती है ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है, ट्रैकिया होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस बेरी लिगामेंट को डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका, सो ये सारे के सारे डिफरेंट स्टेप्स थे ना। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने जो बेरीज लिगामेंट है उसको क्या करना है, कट करना है, उसको
इसको डाइसेक्ट करना है। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं ताकि जो ग्लैंड का कनेक्शन है अलॉन्ग विद ट्रैकिया उसको हम क्या कर सकें, रिलीफ कर दें, उसको हम ख़त्म कर दें। जब ये कनेक्शन कट हो जाएगा बेटे तो यहाँ पे आपको याद है मैंने बताया था कि बेरी लिगामेंट के लेवल पे इसका एंट्री पॉइंट होता है किसका, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, जिसको क्रीको जॉइंट पॉइंट भी कहते हैं मेरा ख्याल है। तो अगेन इस लिगामेंट वाली प्रॉक्सिमिटी में सबसे ज़्यादा चांस होता है कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी। तो यहाँ भी आपने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को प्रिजर्व करना है, एहतियात करनी है, उसको नहीं काटना। तो 3 जगहों पे आपने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है उसको प्रिजर्व कर दिया। सो अब हमने ये बेरीज लिगामेंट काट दिया, ग्लैंड को मोबिलाइज करेंगे और ग्लैंड को उठा के बाहर निकाल देंगे। अनलेस और अनटिल आपने लोबेक्टमी नहीं करनी। लोबेक्टमी करनी है तो वो लोब और एस्थमस निकलता है, और अगर पूरा ग्लैंड निकालना है तो हम पूरा ग्लैंड निकाल देंगे। क्लियर? सो ये आसान सी चीज़ थी। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा जल्दी से बताती हूँ, एंड करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को प्री ऑपरेटली प्रिपेयर किया, यू थायराइड बना दिया, फिर हमने उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल 4 to 5 सेंटीमीटर की इंसीजन दे दी अबव 2 सेंटीमीटर अबव सुप्रास्टर्नल नॉच। इंसीजन देने के बाद आपका जो स्किन था, सब क्यूटेनियस टिश्यू था और प्लेटज्मा था, उसको इंसाइज किया। देन प्लेटज्मल फ्लैप्स जो हैं वो रेस्ट किए। फ्लैप रेस्ट करने के बाद हमने जो आपकी वो थी मीडियन रफ़ी थी, मीडियन रफ़ी जो है उसको इंसाइज किया। मीडियन रफ़ी को इंसाइज करने के बाद बेटे हमारे पास स्ट्रैप मसल्स थे, उनको हमने मोबिलाइज किया या डाइसेक्ट किया। मोबिलाइज एंड डाइसेक्ट करने के बाद मिडिल थायराइड वेन सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने क्या किया, लाइगेट कर दिया। उसके बाद सुपीरियर थायराइड वेसल्स सुपीरियर पोल पे उनको लाइगेट किया और यहाँ से सुपीरियर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को बचाया हमने। देन हमने इंफीरियर थायराइड वेसल्स की लाइगेशन की और यहाँ हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखा, एक तो पैराथायराइड का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज नहीं होनी चाहिए। और अब हमने बेरीज लिगामेंट को डिवाइड किया। बेरीज लिगामेंट जब काटा तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लैंड है वो ट्रैकिया से सेपरेट हो गया और अब हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, एंड पे बताती हूँ। अब जब हमने ग्लैंड निकाल दिया तो ग्लैंड निकालने के बाद हमने देखना है कि वहाँ ब्लीडिंग ना हो, हीमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन करनी है। हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के बाद हमने क्या करना है, ड्रेन इंसर्ट करना है कि कोई भी इन्फेक्शन हो तो बाद में वो वहाँ से ड्रेन में होता रहे। इसके बाद बेटे जो स्ट्रैप मसल्स हैं अब रिवर्स मैनर में हम उसको वूंड को क्लोज कर देंगे, स्ट्रैप मसल्स को क्लोज करेंगे, देन स्किन को सूचर कर देंगे और सर्जरी आपकी एंड हो गई। सॉरी, स्ट्रैप मसल्स के बाद प्लेटज्मा को करेंगे और स्किन को करेंगे और यहाँ आपकी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी थी कि जब आपने ग्लैंड को रिट्रैक्ट किया है तो जो ग्लैंड है उसके पोस्टीरियरली आपको पता है क्या भी होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है इंसिडेंटली आप पैराथायराइड ग्लैंड्स को ना इंसाइज कर दो, कट कर दो, डैमेज कर दो। फिर जब इनको गलती से हम कर देते हैं तो फिर हम इनको ना दोबारा से वहाँ पे ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और इनको ट्रांसप्लांट करते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपने थेराप्यूटिकली किया, मतलब करना ही था, हाइपरथायराइडिज्म भी था पेशेंट को, हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो 3.5 निकाल लेते हैं। 1.5 जो होता है ना आपका पैराथायराइड, उसको दोबारा से हमने ट्रांसप्लांट करना होता है। तो जब दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्रेकियो रेडियलिस मसल के ऊपर उसके छोटे छोटे सेगमेंट और पीसेस रख के आते हैं या ट्रांसप्लांट करके आते हैं। ये एडिशनल चीज़ है, अगर आपने करनी है तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हैं। सो दिस इज इट। सो ये आसान सी जो है वो आपकी क्या थी, सर्जरी थी ना। इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है ना। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में बेटे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू लैरिंजियल एडीमा, उसको हम रिलीव करेंगे। उसको रिलीव करने के लिए हम टेंशन वो होता है उसको रिलीव करते हैं, नहीं तो फिर हम स्टेरॉइड्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है। या आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से ही बता देती हूँ। सो ये अब आपने थायराइडेक्टमी के जो स्टेप्स हैं ये ओवरऑल याद रखने हैं। यानी आपने एनेस्थीसिया दिया, आपने पोजीशन सेट की, आपने इंसीजन की, आपने प्लेटज्मल फ्लैप रेस किए, प्लेटज्मल फ्लैप्स के बाद आपने जो मीडियन रेफी है उसको इंसाइज किया, मीडियन रेफी को इंसाइज करके हमने स्ट्रैप मसल्स को मोबिलाइज किया तो हमें ग्लैंड नज़र आ गया, मीडियल थायराइड वेन, सुपीरियर थायराइड वेन वेसल्स, इंफीरियर थायराइड वेसल्स। उसके बाद बेरीज लिगामेंट काटा, उसको रिट्रैक्ट किया, बाहर निकाल दिया, हीमोस्टेसिस मेंटेन की है, सक्शन ड्रेन डाल दिया है और रिवर्स मैनर में वूंड को क्लोज कर दिया। क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी जो आपने याद रखनी है ना। द नेक्स्ट लास्ट वीडियो की इंशाल्लाह उसमें हम कॉम्प्लिकेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे।